तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में हॉटस्टार पे रिलीज हुई एक फैंटेसी सीरीज का नाम है ताज़ा खबर। और इस वीडियो में मैं सीजन 2 को कवर करने वाला हूँ, वो भी सारे एपिसोड्स को। सीजन 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसे देख ले, उसके बाद सीजन 2 को कंटिन्यू करें, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो सीजन 2 वहीं से शुरू होता है जहाँ सीजन 1 खत्म हुआ था। वसंत को पता चलता है कि उसकी हत्या हो जाएगी, जिससे वो हैरान हो गया था कि आखिर उसे कौन मारना चाहता है। उसे बाहर से किसी की आवाज आती है और वसंत छुप जाता है, लेकिन ये तो उसका दोस्त पीटर था। लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त पीटर पर शक करने लगता है कि वही उसे मारने के लिए आया है। पीटर नाराज होकर बाहर चला जाता है, मगर वसंत बाहर आता है और कहता है कि मैं मरने वाला हूँ। पीटर यकीन नहीं करता और वो सोचने लगता है कि अब वो करेगा क्या, और उसके पास अपनी मौत का इंतजार करने के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। पीटर उसे कहता है फिलहाल के लिए लोग तुझे विलन समझते हैं, इसीलिए कोई भी तुझे दया तो नहीं दिखाएगा। सब यही सोचेंगे कि अच्छा हुआ तू मर गया, इसीलिए लोगों के दिल में जगह बनाना है तो अच्छा काम कर। इसके बाद वसंत चौल के लोगों में अपना फ्री में पैसा बांटने लगता है और वो अपने ही कंपनी का मालिक पीटर को बना देता है। लेकिन तभी भीड़ में एक आदमी को देखते हैं और वो बंदूक निकालता है और वसंत को गोली मार देता है। वसंत की वहीं पर डेथ हो जाती है और उसके बॉडी को जलाने के वक्त सभी लोग आए हुए थे और वसंत के पापा कह रहे होते हैं मैंने तो पहले ही कहा था कोई एक ना एक दिन आकर इसे मार देगा। कि तभी वहां पर एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी के अंदर में से मधु को मार कर गिरा दिया जाता है। गाड़ी से निकलता है यूसुफ अख्तर और वो वसंत के पापा से जाकर बात करता है और कहता है कल तक तो तेरा बेटा काफी हंसमुख था और लोगों का नुकसान कर रहा था, अचानक क्या हो गया। और वो वसंत के पापा को थप्पड़ लगाता है और कहता है अपने बेटे से जाकर पूछ लेना यूसुफ अख्तर कौन है। यूसुफ कहता है लोग कहते हैं माँ बाप के पापों का प्रायश्चित बच्चों को करना पड़ता है, लेकिन अब जब बच्चा ही ऐसा निकले तो उसके पापों का प्रायश्चित माँ बाप को करना पड़ेगा। अब इसके बाद वसंत के चीता को आग दे दी जाती है और कहानी जाती है 2 महीनों के बाद। देखते हैं कि पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड जूली अब इन्फ्लुएंसर बन गए हैं और कॉस्मेटिक ब्रांड का प्रमोशन कोलैब्स वगैरह करते रहते हैं, जिससे उनका खर्चा चल रहा था। जूली केक लेकर आई थी और देखते हैं कि वसंत के मम्मी पापा भी अब पीटर के साथ ही रह रहे हैं और वो लोग कहते हैं कि आज वसंत का जन्मदिन था। वो लोग लाइव जाकर केक काटने वाले थे कि तभी वसंत के पापा फिर से उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, कहते हैं कि अच्छा ही हुआ वसंत मर गया। जूली कैमरा बंद कर देती है। अल्पना अपने पति पर चिल्लाती है कैसे बाप हो तुम, वो हमारा बेटा था। तभी वसंत के पापा को सीने में दर्द उठने लगता है और वो लोग तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं टेस्ट का रिजल्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा, आप लोग पैसा डिपॉजिट करा दीजिए। अब वो खुद को दोष दे रहा था कि उसी के वजह से उसके बेटे की मौत हुई। अगर सही समय पर वो अपने बेटे को डांटा होता, थोड़ा स्ट्रिक्ट बनता, तो शायद आज वसंत जिंदा होता। फिर वो कहने लगता है मेरा बेटा आ गया मुझे ले जाने के लिए। अल्पना डरने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि सच में वहां पर वसंत आ गया था। ऑब्वियसली आएगा, वरना सीजन 2 कैसे बनेगा। और वो जिंदा था और उसकी माँ का तो मुंह खुला का खुला रह गया था और वो सोचती है तो हम लोगों ने किसे जलाया। वसंत अपने पापा से माफी मांगता है और वो भी कहते हैं मेरे को भी माफ कर दे। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और बताते हैं घबराने की कोई बात नहीं, बस ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया था, बस जो दवाई खाते हैं वो खाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वसंत अपने दोस्त पर चिल्लाने लगता है कि मेरे पापा को कुछ सीरियस हुआ ही नहीं तो मुझे यहाँ आने के लिए क्यों बोला। तभी एक लड़का चुपके से वसंत का तस्वीर खींच कर भाग जाता है। पीटर उसे समझाता है मम्मी पापा को बता दे कि अब तेरे पास कोई वरदान नहीं है, ताज़ा खबर जैसा कुछ भी नहीं है। वसंत कहता है वो लोग कैसे समझेंगे, क्या बोलूं कि मेरे पास वरदान था। वसंत पूछता है यूसुफ फिर से आया था क्या। पीटर कहता है नहीं। वो पूछता है हॉस्पिटल का बिल किसने दिया। पीटर बोलता है मधु ने। फिर वसंत और पीटर जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं दवाई खरीदने के लिए, उन लोगों को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। उन्हें एक वेयर हाउस में लाया जाता है और वहां उन्हें किस्मत भाई मिलता है और वो वसंत को देखकर कहने लगता है कि तू तो गायब हो गया था और यूसुफ मेरे पीछे पड़ गया था मुझे मारने के लिए। फिर वो उसे पूछने लगता है कि तेरे पास वरदान है ना, तुझे तो सब कुछ पहले से पता चल जाता है। वसंत उसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और फिलहाल उसके पास सच में कोई वरदान नहीं है। किस्मत कहता है महबूब को इतना मारा कि उसने तेरे बारे में सब कुछ बता दिया। फिर वो उसका फोन ले लेता है और कहता है बता आगे क्या होने वाला है, कौन लॉटरी जीतेगा, क्योंकि हमें यूसुफ के पैसे चुकाने होंगे। वसंत कहता है 1000 के बदले 1200 चुका चुका हूँ और वो कह देता है मेरे पास और पैसा नहीं है, ना ही कोई वरदान है। किस्मत भाई अपना बंदूक निकाल लेता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला था यूसुफ आकर किस्मत भाई को गोली मार देता है और वो वसंत से कहता है कि मैं सरकार बना भी सकता हूँ गिरा भी सकता हूँ और वो उसे कहता है अपनी कहानी बता। वसंत बताता है कि ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था जब एक रात उसने अपना सबसे बड़ा बेट लगाया था वर्सेस इंग्लैंड के मैच में, जो फाइनल मैच था। उसी रात उसे किस्मत भाई का फोन आता है और
उसे बताता है कि तूने न्यूजीलैंड पर पैसे लगा दिए, तू तो पैसा हार गया, लेकिन तुझे देखकर कई बड़े लोगों ने न्यूजीलैंड पर पैसे लगाए और वो लोग भी पैसे हार गए। एक पार्टी है जिसने इंग्लैंड में पैसा लगाया और वो सारा पैसा ले गया, और जो पैसा हारा उसमें से एक नाम है यूसुफ अख्तर, और ये पूरा मुंबई शहर उसी का है। सब लोग उसे डरते हैं और वो 1000 करोड़ हार गया, वो भी सिर्फ वसंत की वजह से। लेकिन पैसे से ज्यादा उसकी इज्जत गई, इस बात का उसे ज्यादा दुख है। इसीलिए उसके लोग किस्मत भाई के पीछे पड़े हुए हैं और पूछ रहे हैं कि वरदान है कौन, और जिसने इंग्लैंड पर पैसा लगाया था वो सारा पैसा किसी वसीम के अकाउंट में गया है और वो लोग गए हैं वसीम को ठिकाने लगाने। वसंत कहता है मैं नहीं लगाया था इंग्लैंड पर बेट। किस्मत भाई शौक हो जाता है कि तू जीता भी और हारा भी तू। अब यूसुफ रुकेगा नहीं और वो शुरू वसीम से करेगा। अब इसके बाद वो पैसे चुकाने में लग जाता है, लेकिन अभी भी करीब 200 करोड़ चुकाने हैं। वसंत कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है। किस्मत भाई कहता है मगर यूसुफ को ऐसा लगता है तेरे पास पैसों का झाड़ है, तुझे चुकाना तो पड़ेगा, तूने पंगा जो लिया है। मगर वसंत अब एक भी पैसा नहीं चुकाने वाला। न्यू ईयर ईव के पार्टी के दौरान जब वसंत तैयार हो रहा था तभी उसे न्यूज से पता चलता है कि होटल में 3 बुकीज की डेड बॉडी मिली है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खुद को मारा, लेकिन आखिर क्यों, सवाल ये है। तभी उसे यूसुफ का कॉल आता है और वसंत काफी डर गया था क्योंकि अब बेटिंग इंडस्ट्री बंद हो गया है और अब उसे पैसे कमाने का जरिया कुछ है नहीं और उसके पास अब एक ही रास्ता था, शहर में सबसे बड़ी पार्टी करना, तमाशा करना, लोगों के बीच में बुरा बनना। और उसने वैसा ही किया। मधु के साथ हुए झगड़े के बाद उसे और भी बड़ा विलन बनने का मौका मिला और वो यही चाहता था कि उसकी खबर आए कि कोई उसे मारना चाहता है और वो ये सबसे दूर चला जाए। पीटर ये सब ड्रामे में उसका साथ दे रहा था। वसंत पीटर से कह देता है कि मैं तुझे ताज़ा खबर भेजते रहूंगा, मगर वो देखता है कि जब से मरने वाली खबर आई है तब से कोई और न्यूज आई नहीं है। अब इसके बाद उसे गोली लगती है और उसे तुरंत मुर्दा घर ले जाया जाता है और वसंत जिंदा था क्योंकि ये सब कुछ नाटक जो था। और वहाँ पर वसंत जैसा दिखने वाला बॉडी भी था जिसे जलाने के काम में इस्तेमाल किया जाएगा। पीटर अपने दोस्त को गले लगाता है और पीछे के रास्ते से भाग जाता है। ये कहानी सुनकर यूसुफ इम्प्रेस हो गया था, लेकिन कहता है आखिर तुम मुझसे बचकर कब तक भागते रहोगे। वसंत कहता है मैं तो आपका सारा पैसा लौटा दिया, मगर यूसुफ को वरदान चाहिए था और कहता है तेरे वजह से मेरा रेप्यूटेशन बर्बाद हो गया। उसी रात मेरे हाथ से 3 इलेक्शन कैंपेन फंड निकल गया, वो भी सिर्फ तेरे वजह से। मैं तेरे पीछे हूँ और सरकार मेरे पीछे। फिर वो बंदूक निकाल देता है उसे मारने के लिए, लेकिन फिर वसंत उसे कहने लगता है कि मुझे वरदान मिला है, आगे जो भी होने वाला है मुझे पहले से पता चल जाता है। पीटर उसे कहता है ये सब बकवास बंद कर। यूसुफ के लोग उसे पीछे गिरा देते हैं। यूसुफ ये सब बकवास पर यकीन नहीं करता और उसका फोन तोड़ने वाला होता है। वसंत कहता है ऐसा नहीं करने, और ये खबर सिर्फ वही देख पाता है। वो देखकर बताता है कि गुजरात में भूकंप आने वाला है। यूसुफ यकीन नहीं करता और गोली चलाने ही वाला था कि तभी कुछ सेकंड के बाद वहां पर भी भूकंप महसूस होता है। वसंत कहता है मैंने कहा था मेरे पास वरदान है। कहानी जाती है 24 घंटे पहले और हम वसंत को देखते हैं जो अब लोगों से छुप के रह रहा था और वो फोन पर पीटर से बातें कर ही रहा था कि तभी उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो छुप जाता है गाड़ी में। और तभी वो देखता है कि एक छोटी लड़की के पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। वो सभी उसके साथ जबरदस्ती करने ही वाले थे कि ये देखकर वसंत उन सभी गुंडों को पीटता है और उस लड़की को बचा लेता है। वो लड़की उसके गाड़ी में बैठी हुई थी और पानी पी रही थी और पूछती है कि क्या आप यहीं रहते हो, आपको डर नहीं लगता। वसंत कहता है जो लोग सब हार जाते हैं उन्हें किसी का डर नहीं रहता। वो लड़की उससे नाम पूछती है और कहती है आपको दुआ देना था। वसंत कहता है मुझे दुआ नहीं लगती। वो लड़की कहती है भैया आप देखना, जो कुछ भी आपने हारा है आपको सब कुछ वापस मिल जाएगा। फिर वसंत को सामने में वही औरत दिखाई देती है जो सीजन 1 में उसे वरदान दी थी, लेकिन ये तो बस उसका भ्रम था। अब जैसे कि उस लड़की ने कहा वसंत जो कुछ भी खोया है उसे वापस मिल जाएगा, तो मतलब उसने वरदान खो दिया था और अब उसे वरदान वापस मिल गया है, इसीलिए उसे वापस से ताज़ा खबरें मिलने लगती है। और ये सब सच होता देखकर यूसुफ भी हैरान था। वसंत वहाँ पर एक स्टोरी सुनाता है और कहता है कि 2000 साल पहले आपकी तरह एक राजा हुआ करता था। एक दिन वो बीमार हो गया और उसने कहा कि जो हकीम मुझे ठीक करेगा उसके नाम में आधी सल्तनत कर दूंगा। एक फकीर आता है और उसने कुछ जड़ी बूटी एक काढ़ा बनाया। राजा ये नहीं पीना चाहता था उस फकीर के हाथ से क्योंकि वो उसे गरीब मानता था और उसने उस फकीर को बाहर निकलवा दिया। गुस्से में फकीर ने उस काढ़े को एक पौधे में डाल दिया। 6 महीने के बाद राजा तो मर गया लेकिन वो पौधा जिंदा था। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप मेरी हालत पे मत जाइए, मैं आपके हालात ठीक कर सकता हूँ। यूसुफ हंसने लगता है और उसे कहता है 15 दिन है तेरे पास, मुझे मेरे पैसे वापस कर, मुझे इलेक्शंस के लिए फंड देने पड़ते हैं और बदले में वो मेरा ख्याल रखते हैं। वसंत कहता है आपने तो मेरा घर गाड़ी सब कुछ ले लिया,
यूसुफ कहता है वो तेरी सजा है, तुझे हिसाब पूरा करना है। अब इसके बाद यूसुफ दोनों को जाने देता है और पीटर की तो हालत ही खराब थी क्योंकि उसने पहले अपनी आंखों के सामने कभी मर्डर होते हुए नहीं देखा। इसके बाद वसंत उसी ऑफिसर को कॉल करता है और जब वसंत का आवाज वो सुनता है तो उसे लग रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वसंत ऑफिसर को एक लोकेशन भेजता है और कहता है यहाँ पर तुझे मोस्ट वांटेड तेजा मिल जाएगा, जाओ उसे पकड़ ले, तेरा भी फायदा हो जाएगा। मगर पुलिस तो वसंत को पकड़ना चाहती थी। वसंत उसे समझाता है कि जिस चीज में आपको ज्यादा फायदा है वो करो और अगर मेरे से और फायदा निकलवाना है तो कोहलीवाला पब्लिक टॉयलेट में आकर मिलना। इसके बाद वो अपने घर आते हैं और देखते हैं घर के बाहर यूसुफ के आदमी लोग बैठे हुए थे। उनका नाम है इक्का, रजत और कासिम और उनका काम था वसंत और परिवार पर नजर रखना। वसंत अंदर आता है और उसके पापा चिल्लाने लगते हैं कि तू फिर से हॉस्पिटल से हमें छोड़कर भाग गया था। वो लोग हमें छोड़ भी नहीं रहे थे। वसंत अपने मम्मी पापा को बताता है कि उसने कुछ गुंडों से पैसे लिए थे और वापस पैसे नहीं लौटाने पर वो लोग उसे उठाकर ले गए थे, इसलिए इतने दिनों तक वो छुप गया था, पर अब वो वापस आ गया है और वो सब कुछ ठीक कर देगा। इक्का अंदर आता है और वसंत कहता है कि जब तक मैं पैसे नहीं लौटाता ये लोग यहीं रहेंगे। पैसे लौटाने के बाद हम लोग वापस अपने बंगले में चले जाएंगे। अल्पना अपने बेटे को फिर खाना खिलाती है। अब अगली सुबह दोनों पब्लिक टॉयलेट चले जाते हैं जहाँ ऑफिसर उनसे मिलने के लिए आता है। वसंत उसे बताता है किस्मत भाई का मर्डर हो गया। ऑफिसर कहता है मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। वसंत उसे कहता है मुझे पता है किसने मर्डर किया है, यूसुफ अख्तर। ऑफिसर हैरान हो गया था, कहता है कि इससे पूरा शहर दहल जाएगा, मगर वसंत कहता है ये करना तो मेरा काम है। इसके बाद वो जाता है गारमेंट फैक्ट्री में और वहाँ पर वो मधु से मिलता है जो वहाँ अब काम कर रही थी क्योंकि उसका बुटीक बंद हो गया और वो वसंत को जिंदा देखकर बस देखते ही रह जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था और वो उसे जोर का थप्पड़ लगाती है। वसंत उसे माफी मांगता है कि पार्टी में जो कुछ भी वो किया वो बहुत गलत था, वो सब भूल जाते हैं। मधु कहती है मैं तो कब की भूल चुकी हूँ, तुझे भी। वसंत कहता है वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन मधु हंसती है और कहती है कुछ ठीक करने जैसा है ही नहीं, सब कुछ तो खत्म हो गया, हमारी किस्मत है ही ऐसी, गरीब की किस्मत गरीब ही होती है। वो कहती है कि मैं यहाँ अपनी रूममेट अमीना के साथ रहती हूँ, उसके पति ने उसे प्रेग्नेंट करके घर से निकाल दिया, उसका बच्चा हुआ वो भी बीमार और उसकी बीमारी को ठीक किया जा सकता है सिर्फ एक इंजेक्शन से जिसकी कीमत है 18 करोड़। और वो हंसने लगती है, कहती है ये कॉमेडी नहीं है तो और क्या है। वो बताती है वो लड़का 1.5 साल का है और मुझे पता है वो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी मैं अपने हाथों से उसको खाना खिलाती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरी तरह वो मेरी जिंदगी से चला जाए बिना गुड बाय बोले। फिर वो वहां से चली जाती है ये कहकर कि दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अपनी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, उसी में आगे बढ़ते रहूंगी। अल्पना अपने पति के लिए प्रेशर का दवाई लाने जाने वाली थी, लेकिन इक्का और उसके लोग मना करते हैं, तो वो औरत उसे ही प्रिस्क्रिप्शन और दवाई का पैसा पकड़ा देती है और कहती है तो तुम ही लेकर आ जाओ और मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। उसका पति उसे समझाता है कि ये सिक्योरिटी वाले नहीं है, तेरे बेटे का लफड़ा हुआ है उनसे। अल्पना कहती है अगर मैं उनको खुश रखूंगी तो ही तो वो मेरे बेटे को कुछ नहीं करेंगे। पीटर को एक स्कूटी मिल गया था कोलैब के वजह से और ये सुनकर वसंत उसे कहता है तुम लोग का तो सही है और वो उसे गले लगाता है और थैंक यू कहता है उसके मम्मी पापा का ख्याल रखने के लिए और कहता है अगर तू नहीं होता मैं तो सच में मर जाता। इसके बाद वो जाता है महबूब से मिलने और महबूब भी वसंत को जिंदा देखकर हैरान था। महबूब उनको बताता है कि यूसुफ के लोगों ने उसका बेकरी तोड़ दिया, मधु का वर्कशॉप जला दिया, उन्होंने पीटर को भी बहुत पीटा। ये सब सुनकर वसंत को काफी बुरा लगता है, लेकिन शाजिया ठीक है और वो अमेरिका में पढ़ाई कर रही है और फिलहाल उसे ये मालूम नहीं है कि यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया। महबूब कहता है कि उसकी बेटी 3 महीने के बाद वापस आ जाएगी क्योंकि महबूब के पास पैसे खत्म हो चुके हैं और वो अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पाएगा आगे। वसंत उसे वादा करता है शाजिया वापस नहीं आएगी, मेरा वरदान वापस आ गया है। मगर महबूब अब दोबारा इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। वसंत जाने लगता है और महबूब उसे कहता है मैंने शाजिया और तुम में कभी फर्क नहीं किया, लेकिन तुमने पैसे और रिश्तों में हमेशा फर्क किया। खैर अब इसके बाद वो बताता है कि उसे नोटिफिकेशन आया था कि अक्सा बीच में व्हेल मछली की उल्टी मिली है जिसकी कीमत करोड़ों में है और 3 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं जो उसे चुराने गए थे। अब इसी प्लान को अंजाम देने के लिए वो लोग समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं और वहां पर वो व्हेल मछली की उल्टी उन्हें मिल जाती है, लेकिन पीटर देखता है ये तो कुत्ते की टट्टी है, लेकिन आखिर में उन्हें व्हेल मछली की उल्टी मिल ही जाती है जिसे वो लोग प्लास्टिक में भर के महबूब और पीटर वहां से चल देते हैं। वसंत वहां पर 3 पियक्कर लोगों को देखता है जो वहां पर पत्ते खेल रहे थे और वो उन लोगों से कहता है कि समंदर में अंबर निकला है और वो लोग भागते हुए समंदर के पास चले जाते हैं और अब वही तीनों गिरफ्तार हो जाएंगे। अगली सुबह वो तीनों कैफे में होते हैं और उनके पास न्यूज से पता चलता है कि किस्मत भाई ने खुद को मार डाला है, जो कि बहुत बड़ा झूठ है और सच तो उन्हें पता है। वो लोग सोचने लगते हैं कि अब वो व्हेल मछली की
उल्टी को बेचेंगे कहाँ? वसंत कहता है डार्क वेब में, लेकिन ये करने के लिए उन्हें शाजिया की मदद चाहिए। अब शाजिया नहीं तो वसीम उनकी मदद कर सकता है। वसीम वहाँ पर आता है और तभी वसंत को अपने फोन से पता चलता है कि जितने भी बुकीज का डेथ हुआ है उन लोगों ने खुद को मारा, लेकिन असली में उन सबकी हत्या हुई थी। अब इसके बाद वसीम उन सभी को एक दुकान में ले जाता है जहाँ एक आदमी परफ्यूम बेचता है। वसंत उसको बताता है कि उसके पास वेल की उल्टी है और वो लोग उसका वजन करते हैं और कहते हैं कि ये तो 2.5 किलो था। वो दुकानदार बदले में 25 लाख देने के लिए मानता है, मगर वसंत कहता है मार्केट प्राइस तो 1 करोड़ पर किलो है, उस हिसाब से 2.5 करोड़ हुआ। मगर दुकानदार कहता है मेरे पास पहले से ही 7 किलो पड़ा हुआ है, अगर दम है तो उसे बेच करके दिखा। करोड़ों में डील करने वाला आज उल्टी बेच रहा है। मार्केट में नाम तेरा इतना खराब है कि कोई भी बाहर वाला तेरे से डील नहीं करेगा। वसीम के कहने पर उन्हें 30 लाख मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी यूसुफ को और भी 500 करोड़ चुकाने हैं। महबूब कहता है कि अरे बूंद बूंद करके तो समंदर बनता है, सब हो जाएगा। फिलहाल वसंत डिसाइड करता है कि ये पैसे वो शाहजहा को भिजवाएगा ताकि वो आराम से अमेरिका में पढ़ सके। तभी उसे पुलिस वाले का कॉल आता है जो वसंत से कहता है गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन आने। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ पर रेशमा देखने को मिलती है और मधु भी। कहानी जाती है 8 साल पहले और हम यूसुफ को देखते हैं जो अपने बॉस क्रिस्टोफर से मिलने के लिए गया होता है एक योगा रिट्रीट में, और क्रिस्टोफर को यहाँ का वेजिटेरियन खाना खाकर वो थक चुका था और उसे अब मीट चाहिए था। उसके बाद वो अपनी पत्नी स्वाति से बात करने लगता है। इसके बाद यूसुफ उसे बताता है कि डीके बिल्डर्स के लिए महाबलेश्वर में जमीन खाली करवा दी गई है। 1 महीने में मॉल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। मानिक लाल हाउसिंग सोसाइटी वो अब हमारी हो गई है। क्रिस्टोफर पूछता है ए विंग वाले 2 बुड्ढों का क्या हुआ? यूसुफ कहता है उन्होंने खुद को खत्म कर लिया, जिस पर क्रिस्टोफर काफी खुश हो जाता है क्योंकि यूसुफ ने अच्छा काम किया और वो उसे पूछ रहा है कि अगले महीने दिवाली में तुम्हें क्या चाहिए? यूसुफ कहता है बदला, वो भी आपसे। वो 22 साल पहले की कहानी सुनाता है। कहता है कि आप घड़ी ठीक करवाने के लिए दुकान गए थे। वहाँ का दुकानदार था याकूब। आपने कहा अगले दिन घड़ी ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन अगले दिन उस कारीगर को घड़ी नहीं मिल रही थी। आपने दुकान के साथ उस कारीगर को भी जला दिया। क्रिस्टोफर पूछता है तुझे ये सब कैसे पता? तो वो दिखाता है कि यही तो है आपकी घड़ी, और वो कारीगर याकूब मेरे पिता थे और वो अपने बॉस को ही गोली मार देता है। कहानी प्रेजेंट में आती है जब वसंत पुलिस स्टेशन में मधु को देखता है जिसे वो वहाँ देखकर हैरान था। रेशमा यूसुफ के लिए झूठी गवाही देगी और मधु को किस्मत भाई के मारने के जुर्म में अंदर करवा सकती है। यूसुफ का कॉल आता है और वो वसंत से कहता है कि तुझे मेरे 600 करोड़ चुकाने होंगे। मतलब कि वो समय के साथ अपना कीमत बढ़ाते जा रहा था। यूसुफ उसे कहता है पैसा रेशमा को दे और मधु के खिलाफ गवाही वो नहीं देगी, और इधर उधर उल्टी ढूंढना बंद कर, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। फिर रेशमा उसे बताती है कि मधु और शेट्टी वाला फोटो मैंने ही क्लिक किया था। जब वो कोठे में थी मेरे साथ तभी मधु बहुत खुश थी। अब देखो बेचारी की क्या हालत हो गई है। अब ये सब ताना मार कर वो मधु को लेकर वहाँ से जाने लगती है, और मधु अभी भी वसंत से काफी गुस्सा थी और कहती है कि उसे उस बच्चे से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना था, लेकिन तेरे वजह से मैं यहाँ फंस गई। वसंत कहता है जो जाने वाला है वो तो मर ही जाएगा। मधु कहती है जिसको मरना चाहिए था वो तो वापस आ गया। तभी उसे मैसेज आता है कैश वैन लूटने वाले 3 चोरों पर तेंदुए का हमला हुआ, और वो सोचता है इसका नाम ताजा खबर नहीं बुरी खबर होनी चाहिए। फिर वो अपने घर आता है और उसके पापा उसे पैसे देते हैं और उसकी माँ कहती है कि हम दोनों ने काम करना शुरू कर दिया है। उसकी माँ दोबारा से बर्तन धोना ये सब काम शुरू कर चुकी है और उसके पापा एक स्टूडेंट को इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाते हैं। वसंत इमोशनल हो जाता है। फिर उसे मैसेज आता है करजत में एक प्राइवेट कार्गो प्लेन क्रैश हुआ है और 150 करोड़ के ड्रग्स गायब हो गए। फिर वो प्लान बनाने लगता है और पीटर को फोन करके कहता है एक टैक्सी का इंतजाम करने, और वसीम को कॉल करके कहता है 1 लाख का इंतजाम करने। फिर वो बाहर जाता है जहां यूसुफ के 3 लोग उस पर नजर रखने के लिए बैठे हुए थे। वसंत उन लोगों से कहने लगता है कि तेरे बॉस को पैसे देने के चक्कर में मेरा 1-2 करोड़ वाला काम तो सब ठप पड़ गया। और वसंत उनसे कहता है कि मैं तुम सभी को 50% दे सकता हूँ। कासिम का मन ललचाने लगता है क्योंकि इतना तो उसका बॉस भी उसे नहीं देता। वसंत उसे बताता है कि उसे ताज़ा खबर मिली है कि एक बैंक के बाहर बैंक का जो कैश वैन है उसका टायर खराब होने वाला है और 3 चोर जाकर पैसे लूटने वाले हैं, और वो 3 चोर तुम हो सकते हो। वसंत की कही गई बातों पर यकीन वो लोग करने लगते हैं। फिर वो अंदर आता है और जूली से कहता है वसीम आएगा पैसे देने के लिए और तुम मम्मी पापा के लिए पासपोर्ट तैयार करके रखना। फिर वो चला जाता है सोने के लिए। शाम के वक्त रजत, कासिम और इक्का सभी चले जाते हैं पैसे लूटने के लिए, जैसा कि वसंत ने उसे कहा था। पीटर और महबूब टैक्सी लेकर वहां आ जाते हैं और वसंत उनके साथ निकल पड़ता है 150 करोड़ का ड्रग्स लूटने। वो लोग उस बताए हुए लोकेशन को फॉलो करने लगते हैं जहां प्राइवेट कार्गो क्रैश होने वाला था, और उन्हें एक प्राइवेट प्लेन दिख जाता है जिसमें आग लग गया था। दूसरी तरफ इक्का और उसके दोनों लोग बैंक वाले कैश वैन को लूटने के लिए पहुंच जाते हैं। वसंत, महबूब, पीटर
क्रैश साइट पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें एक घायल आदमी दिखता है और वो लोग एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं। तभी वसंत को वहां पर एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है जिसे वो लोग अपने घर ले आते हैं। यूसुफ और रेशमा एक साथ एक इवेंट में गए हुए थे और वहां पर वो पुलिस ऑफिसर आता है और वो भी यूसुफ से पूछता है कि वसंत का पैसा आया क्या। यूसुफ वसंत को फोन लगाता है और वसंत उसे कहता है कि करीब 50 करोड़ का ड्रग्स हाथ लगा है और पैसों का इंतजाम वो कर रहा है। महबूब पूछता है तूने 50 करोड़ क्यों बोला, ये तो 150 करोड़ का लगता है। वसंत कहता है सब उसे दे देंगे तो हम लोग खुद क्या कमाएंगे। जब वो लोग आखिरकार बॉक्स को खोलने में कामयाब होते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें ड्रग्स तो नहीं था बल्कि जरूरी मेडिसिन है। ये सबसे वो लोग निराश हो गए थे क्योंकि उनका सारा मेहनत बेकार गया। वो फिर से आर्टिकल को पढ़ता है और उसमें देखता है कि 150 करोड़ की FDA दवाई यहाँ गायब हो गई है, मतलब कि ये 150 करोड़ की दवाई है। वसंत मदद के लिए शाजिया को कॉल करता है। महबूब कहता है उसे इस सब में मत घसीटो, हमारे साथ क्या हुआ उसे नहीं पता। वसंत कहता है उसे सब कुछ पता है। वसंत शाजिया को बताता है कि उसे 10 इंजेक्शन मिले हैं 150 करोड़ के, अब इनका करूं क्या। शाजिया कहती है ज़ोलगेंज़मा दुनिया की सबसे महंगी इंजेक्शन है, एक बीमारी है जो बच्चों में होती है, नर्व डैमेज, उसका इलाज सिर्फ एक इंजेक्शन से हो सकता है। वसंत को समझ आ गया था कि उसे करना क्या है और वो शाजिया से कहता है क्राउड फंडिंग से ऐसे 9 लोगों को ढूंढ जिन्हें इस इंजेक्शन की जरूरत हो और 10वां किसे चाहिए ये मुझे पता है। फिर हम मधु को देखते हैं जिसकी दोस्त अमीना का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था और उसे भी इसी इंजेक्शन की जरूरत थी। वसंत पहुंच जाता है ये दवाई लेकर जिससे कि उस बच्ची की जान बच सकती है। अब मधु का गुस्सा खत्म हो गया था और वो वसंत को थैंक यू कहती है। वसंत कहता है ये तो बस शुरुआत है, मेरे पास ऐसे 10 इंजेक्शंस हैं और उसमें से 3 इंजेक्शन मैं 50% डिस्काउंट में बेचूंगा। अब इससे वो फिर नाराज हो जाती है और कहती है तू गरीब से भी पैसा लेगा, तू नहीं सुधरने वाला। वो गुस्से में चली जाती है। वसंत को वसीम का मैसेज आता है जो कहता है उसने वसंत के मम्मी पापा को एयरपोर्ट भेज दिया है मगर थाईलैंड जाने की फ्लाइट 4 घंटे लेट है। तभी उसे मैसेज आता है एक मसीहा ने SMA से पीड़ित बच्चों को मुफ्त में ज़ोलगेंज़मा देकर जान बचाई। तभी उसे ऐप को अपडेट करने का मैसेज आता है जिससे वो थोड़ा टेंशन में आने लगता है कि कहीं अपडेट करने के चक्कर में सब खत्म ना हो जाए। वो अपडेट कर लेता है और उसके बाद एक नया फीचर आता है सर्च करने का। फिर उसे कुछ ऐसे सर्च देखने को मिलते हैं जिससे वो भी हैरान हो गया था और वो सभी को कॉल लगाने लगता है। उसके पापा उसे कॉल करते हैं और वसंत अपने पापा से कहता है कि वो उन्हें मिस करता है और वो अपने पापा से पूछता है कि मैं अच्छा बेटा हूँ ना। उसके पापा कहते हैं कम से कम तू मेरे से तो बेटर ही है, मैंने तेरा ख्याल कभी नहीं रखा लेकिन तू मेरा ख्याल रख रहा है। अब जैसे वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं यूसुफ वहां जाता है और फोन छीनकर वो वसंत से कहता है कि अब बाकी बातें घर पर करेंगे। फिर कहानी जाती है 8 साल पहले और क्रिस्टोफर के मरने के बाद वो क्रिस्टोफर की पत्नी स्वाति से भी वही कहता है कि कल तक तो वो अच्छे भले थे, सबका नुकसान कर रहे थे, अचानक पता नहीं उन्हें क्या हो गया। और वो कहता है उनका कोई बेटा तो नहीं था और देखा जाए तो मैं उनका बेटा जैसा ही था और अब सब कुछ मेरा ही हुआ। और वो स्वाति को भी देखकर कहता है सब कुछ। और वो स्वाति से कहता है तुम मुंबई जाओ, दिलीप भाई वहाँ बिजनेस संभालते हैं, नए पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन करने वाले हैं, तुम जाकर वहाँ उनका मन बहलाओ और वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दो। कहानी प्रेजेंट में आती है और वसंत देखता है कि यूसुफ उसके परिवार वालों और सारे दोस्तों को अपने घर पर बैठा के रखता है और वसंत उसे कहता है कि इन सबको छोड़ देने के लिए। उसकी माँ कहती है यूसुफ ने हमें तेरे बारे में सब कुछ बता दिया। अल्पना यूसुफ से कहती है मेरा बेटा ईमानदारी से सारा पैसा चुका देगा, मगर यूसुफ कहता है इसके वजह से मेरे 2 आदमी मारे गए, मतलब कि रजत और कासिम। इक्का बुरी तरह घायल हो गया था क्योंकि ताज़ा खबर में हमने सुना था कि जो 3 चोर बैंक के वैन को लूटने के लिए जाएंगे उन पर तेंदुआ हमला कर देगा। यूसुफ को भी पता था वसंत के हाथों करोड़ों का दवाई लगा था जो वो फ्री में बांट दिया। मधु कहने लगती है उसने कई बच्चों की जान बचाई। अब ये सुनकर यूसुफ रेशमा से कहता है मधु को 2 झापड़ लगाने, और ये सब कुछ वसंत से देखा नहीं जा रहा था। यूसुफ चाकू और बंदूक निकालता है और उसे पूछता है कोई एक चुनने के लिए जिससे वो वसंत को मार सके। वसंत कहता है उसे एक और मौका चाहिए और वो अब कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। यूसुफ इक्का के पास जाता है और उसे कहता है ये तो चुन नहीं रहा, तुम दोनों में से कोई एक चुन ले। और वो चाकू चुनता है लेकिन उस चाकू से वो इक्का का ही गला काट देता है और यूसुफ उसे कहता है जो एक बार धोखा दे सकता है उस पर मैं दोबारा भरोसा नहीं करता। अब उसे चाहिए 1000 करोड़, वो भी 7 दिन के अंदर। वसंत हैरान हो गया था कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा। इसके बाद देखते हैं कि सभी लोग पीटर के घर पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पर शाजिया पहुँच जाती है अमेरिका से। महबूब काफी खुश था और उसे भी पता चलता है 7 दिन के अंदर 1000 करोड़ चुकाने हैं। वसंत बताता है ताज़ा खबर में एक सर्च का फीचर आया है लेकिन उसे कुछ भी सही न्यूज देखने को नहीं मिलता। शाजिया उसे कहती है स्पोर्ट्स सर्च करने के लिए और उसे एक न्यूज मिलती है नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल का चेयरमैन रमन मुखर्जी के बेटे का अपहरण हो गया और किडनैपर ने 100 करोड़ की फिरौती मांगी। वो लोग किडनैपिंग करने का
का सोचते हैं। महबूब मना करता है लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। अगले दिन मधु और शाजिया एक कैफे गए होते हैं और वहीं पर चेयरमैन का बेटा आता है। शाजिया उसे पटाने लगती है और उस लड़के को स्नीकर्स में काफी इंटरेस्ट था, तो शाजिया उसे कहती है उसके पास बहुत सारे स्नीकर्स के नए स्टॉक आए हैं और वो उसे दिखाने के लिए वहां से ले जाती है एक बहुत ही डरावने जगह पर। और वहां पर वसंत और सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे और वो लोग उस लड़के को किडनैप कर लेते हैं। वसंत चेयरमैन रमन को कॉल करता है, उसे बता देता है कि उसका बेटा किडनैप हो गया और बदले में उन्हें 100 करोड़ चाहिए। रमन कहता है इतना पैसा तुरंत अरेंज करना इम्पॉसिबल है, मगर वो किसी तरह कोशिश करेगा। इसके बाद उसे यूसुफ का कॉल आता है और बताता है मैंने सोचा था रमन के बेटे को मैं किडनैप करवाऊंगा, लेकिन ये काम भी तूने कर दिया। वसंत कहता है आपके लिए तो कर रहा हूँ। यूसुफ उसे कहता है उस लड़के को मेरे यहाँ छोड़कर जा, और वो उसे पूछता है महाबलेश्वर लैंड स्कैम के बारे में कोई न्यूज आई है। वो न्यूज चेक करता है और कहता है आपको राहत मिल जाएगी, चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अब वसंत का ये प्लान भी फेल हो गया था। वो वापस घर आता है और वो ऐप में सर्च करता है एंटीक, और उसे एक न्यूज मिलती है कि मुंबई के एक एंटीक स्टोर में 500 करोड़ की राजशाही संदूक चोरी हो गई। लेकिन उनका ये प्लान भी काम नहीं करता, क्योंकि वो एंटीक स्टोर जहां वो लोग पहले गए थे वही दुकानदार का था जो उन्हें पहचानता था, और इसीलिए उसने पीटर को भगा दिया। अब उन्हें किसी तरह एक जैकपॉट का इनाम मिलता है 5 करोड़, लेकिन वो इनाम के पैसे उन्हें 90 दिन के बाद मिलेंगे। रात के समय पीटर और जूली चले जाते हैं अपना पहला मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। मधु वसंत से बात कर रही थी और उसे कहती है कि तू सच में अपने लिए भागा था या हमारे लिए, और इस बार भी अगर पैसे जुगाड़ नहीं हुए तो तू फिर से भाग जाएगा। लेकिन वो मधु से वादा करता है कि इस बार वो उसे या फिर किसी को भी छोड़कर नहीं जाएगा। अब अगली रात के समय वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब बाकी का पैसा वो लोग कैसे जुगाड़ करेंगे, और सर्च क्या करे समझ नहीं आ रहा था। मधु कहती है प्रफुल्ल थापर सर्च करने, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता। अजीम खान, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं। फिर वो कहती है विक्रम खैर, और बताती है ये लोग मेरे क्लाइंट्स हैं, लफड़े वाले थे, हमेशा गलत काम को लेकर खबर में रहते थे। उन्हें विक्रम खैर के बारे में कुछ पता चलता है और वो लोग उससे मिलने के लिए जाते हैं, जो कि डायमंड किंग कहलाता है, और वो विक्रम को बताते हैं कि वो अरेस्ट होने वाला है। विक्रम को यकीन नहीं होता। वसंत उसे बताता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ने वाली है, आपका ड्राइवर और सीए सबसे पहले अरेस्ट होगा, फिर आप बहुत लंबे अंदर जाओगे। वसंत उसे बचा सकता है। विक्रम उसे कहता है बदले में तुम्हें पैसे चाहिए होंगे। विक्रम मधु की बेइज्जती करने लगता है, जो वसंत को पसंद नहीं आता, और वो उसे कहता है अपने ड्राइवर और सीए को फोन लगाकर पता कर ले, अगर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा होगा समझ जाना कि तुझे पकड़ने के लिए इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं। अब सही में विक्रम का फोन कोई नहीं उठा रहा था। वसंत उसे 1500 करोड़ मांगता है उसकी जान बचाने के बदले में, लेकिन विक्रम कहता है फिलहाल उसके पास पैसे है ही नहीं। उसके पास गाड़ी है, क्रेडिट कार्ड है, लेकिन उन्हें कैश चाहिए था, या फिर कुछ ऐसा जिससे आसानी से पैसा मिल जाए। मधु जानती है कि विक्रम के बेडरूम में कीमती पेंटिंग्स हैं। विक्रम बताता है इनकी कीमत तकरीबन $50 मिलियन हैं, और वो लोग $50 मिलियन की 2 पेंटिंग्स ले लेते हैं, जिनकी कीमत टोटल 900 करोड़ हो गई। वो दोनों पेंटिंग्स वो यूसुफ को दे देते हैं और 900 करोड़ का हिसाब पूरा कर देते हैं। यूसुफ फोटो खींचकर स्वाति को देता है और उसे कहता है कि तेरा मेरा हिसाब क्लियर हुआ। वसंत अपने मम्मी पापा को ले जाना चाहता था और यूसुफ उन्हें छोड़ देता है, लेकिन तभी वापस स्वाति कॉल करती है और कहती है कि ये असली पेंटिंग्स लंदन में है, ये सारे पेंटिंग्स फेक हैं। गुस्से में यूसुफ वसंत के सामने 2 चॉइस रखता है, बंदूक या चाकू, और वो वसंत के पापा को गोली मार देता है। कहानी जाती है क्रिकेट फिनाले से 2 महीने पहले। यूसुफ स्वाति से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन वो 1 घंटे बैठा हुआ था, मगर उसे ऑफिस के अंदर नहीं बुलाया जाता। आखिर में वो खुद जाकर स्वाति से मिलता है और स्वाति उसे कहती है पार्टी चाहती है कि आप प्रचार और प्रोटेस्ट दोनों हैंडल करें, मगर पैसे कम पड़ रहे थे, और वो कहता है 1000 करोड़ नहीं 1500 करोड़ लगेंगे। मगर स्वाति उसे मनाने लगती है और कहती है कि मैंने दिलीप से उसका सारा काम ले लिया, ताकि फिर कोई यूसुफ आकर मेरा सब कुछ बर्बाद न कर दे। कहानी प्रेजेंट में आती है। देखते हैं कि वसंत अपने पापा का डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए गया हुआ था, लेकिन उसमें कॉज ऑफ डेथ में यूसुफ का नाम नहीं लिखा जाता, क्योंकि कोई भी उसके पापा के बॉडी को तब छुएगा भी नहीं। अब आखिर में वसंत अपने पापा के चिता को आग देता है, और अल्पना बस चमत्कार का इंतजार कर रही थी, कुछ ऐसा हो जाए उसका पति जिंदा हो जाए। शोक सभा में रेशमा पहुंचती है और वो वसंत से कहती है कि यूसुफ ने कहा जल्दी से पैसे चुका देने के लिए, नहीं तो एक और शोक सभा करना पड़ जाएगा। और वो वसंत से कहती है अपनी माँ का ख्याल रखना। इसके बाद वसंत कैफे में बैठा होता है पीटर और महबूब के साथ, और वो पूछने लगता है कि अंधेरी का कचरा कहाँ जाता है, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि 10,000 करोड़ बिटकॉइन वाला मेमोरी कार्ड किसी 5 स्टार होटल के स्टाफ ने फेंक दिया। पीटर बताता है कि कचरा देवनार जाता है। अब इसके बाद वो लोग कचरे के पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं और
वो लोग ढूंढने लगते हैं। कम से कम उन्हें इतना तो समझ है कि होटल का कचरा आएगा तो उसमें होटल के प्लास्टिक में होटल का नाम तो लिखा होगा। बहुत ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब अंधेरा होने को था और वसंत की नजर एक बकरे पर जाती है जिसे वो अपने साथ ले आता है। अब इस बकरे का क्या राज है ये लास्ट में पता चलेगा। रात के समय वसंत को नींद नहीं आ रही थी और वो मधु से बात करता है और कहता है उसके पापा को भी नींद नहीं आती थी जब तक कि वो घर नहीं आ जाता था। वो कहता है उसके पापा दारू छोड़ने की बहुत कोशिश करते थे लेकिन कभी कर नहीं पाए। तभी मधु उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है, जिससे वसंत काफी खुश हो जाता है। अगले दिन वसंत को पता चलता है कि एक ऑपोजिशन एमएलए के घर में रेड पड़ने वाली है और ये खबर यूसुफ के काम की है और वो उसे बताने के लिए जा रहा था। इसके बाद वो एक फाउंडेशन में पहुंचता है जो रेशमा चलाती है छोटी बच्चियों के लिए और वहाँ पर यूसुफ उसे मिलता है। वसंत उसे कहता है एक काम है, पैसे का नहीं इज्जत कमाने का मौका है। वो दोनों स्वाति से जाकर मिलते हैं और वसंत उसे बताता है कि शेट्टी जो अब मर चुका है उसके पार्टी का एक विधायक है और उसके फार्म हाउस में छापा पड़ने वाला है। 500 करोड़ कैश निकलेगा जिस खबर का इस्तेमाल करके हम उनके पार्टी का इलेक्शन से पत्ता साफ कर सकते हैं। स्वाति पूछती है बदले में तुझे क्या चाहिए। वो कहता है कि अगर मेरा और यूसुफ का जो मैटर है वो अगर खत्म हो जाए तो सही होता। यूसुफ उसे आंख दिखाता है तो वो कहता है कि बस 100 करोड़ माइनस हो जाए तो बहुत है। वसंत के जाने के बाद यूसुफ स्वाति से पूछता है तुम्हें शिपमेंट के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। स्वाति उसे कहती है अब हमारे बीच बहुत कुछ बदल चुका है। शिपमेंट का वादा मैंने तुमसे क्रिकेट फिनाले के पहले किया था। इसके बाद वसंत के पास वो आता है और उसे पूछता है ड्रग्स के बारे में तेरे पास कोई खबर है। वो कहता है देखकर बताना होगा। वसंत जब घर आता है तो उसे पता चलता है मधु हॉस्पिटल गई है और सभी परिवार वाले वहीं हैं। परिवार वालों को भी पता चल चुका है मधु प्रेग्नेंट है। अल्पना बहुत खुश थी और वो अपने बेटे से कहती है कि इससे पहले तेरा बच्चा इस दुनिया में आए ये सारा लफड़ा खत्म कर। वो अंदर जाकर मधु से मिलता है। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि ये उन दोनों की लाइफ की सबसे खूबसूरत ताजा खबर है। तभी उसे यूसुफ का कॉल आता है जो कहता है उसने जो एमएलए के बारे में खबर दी वो सच निकला। यूसुफ खुश होकर 100 करोड़ के बजाय 900 करोड़ में से 110 करोड़ माइनस कर देता है। वसंत मधु से शादी करना चाहता था और मधु तो बस इसी पल का इंतजार कर रही थी और वो बहुत खुश थी। तभी उसे मैसेज आता है और वो महबूब और पीटर को जाकर बताता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ताज़ा खबर है। 1500 करोड़ का सवाल है जो एक खंडर बिल्डिंग में छुपा के रखा हुआ है। इसके बाद वो पहुंचते हैं फाउंडेशन के एक फंड रेजिंग इवेंट में जहां रेशमा अपने फाउंडेशन की लड़कियों के साथ डांस कर रही थी और बैक स्टेज जाकर वो रेशमा से कहता है एक ताज़ा खबर है जो यूसुफ की जिंदगी बना सकती है या फिर हम दोनों की। 1500 करोड़ के बारे में वो उसे बता देता है और जब वो आखिर में खंडर बिल्डिंग पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर पहले से ही यूसुफ और पूरा परिवार पहुंच चुका है क्योंकि रेशमा ने यूसुफ को इस बारे में पहले ही बता दिया था। अब बहुत ढूंढने पर उन्हें वहां बहुत सारा ड्रग्स मिलता है और ड्रग्स को गाड़ी में लोड करवाने के लिए वहां पर फाउंडेशन की लड़कियों को बुलाया जाता है और उनमें से एक लड़की वही है जो वसंत को तब मिली थी जब वो मरने का नाटक कर रहा था, जो उसे दुआ दी थी। तभी वसंत को मैसेज आता है कि ये पूरा बिल्डिंग ढह जाएगा और मलबे में ड्रग्स और लाशें मिलेंगी। फाइनल मैच वाले समय को देखते हैं जब सभी लोग किस्मत के कहने पर न्यूजीलैंड पर सारा पैसा लगा देते हैं क्योंकि किस्मत जानता था वसंत कभी गलत नहीं होता। आखिर में न्यूजीलैंड हार जाती है और यूसुफ के साथ साथ कई लोगों का पैसा डूब जाता है और वो सभी लोग यूसुफ की बेइज्जती करने लगते हैं क्योंकि यूसुफ के वजह से ही उन सबका पैसा डूबा। कहानी प्रेजेंट में आती है और रेशमा सभी बच्चियों से कहती है कि उन्हें ड्रग्स अपने बैग में भरना है और सीधा होटल के कमरे में जाना है जहां वो लोग इस ड्रग्स को छुपा देंगे। वसंत ये सब में बच्चियों को घसीटने से मना करता है मगर रेशमा कहती है कि आखिर ये लोग ये काम क्यों नहीं कर सकते। हाथ पैर काट के रास्ते पर भीख मंगवाने से तो अच्छा ही है कि ये लोग ये काम करें। मधु उनसे कहने लगती है डरने की जरूरत नहीं है। तभी यूसुफ हवा में फायर करता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं और वो बच्चियों को डराने लगता है और कहता है चुपचाप सामान उठाने के लिए। वसंत शाजिया से कहता है फायर डिपार्टमेंट वाले को फोन करो। इसके बाद यूसुफ वसंत और सभी लोगों के हाथ पैर बांध देता है और वसंत उन सभी को बताता है कि उसे 2 ताज़ा खबर आए थे। फिर हम देखते हैं कि जब स्वाति से मिलने के बाद वसंत वहां से निकलता है तो वो अपनी टीम को कॉल करके कहता है शाजिया और वसीम हॉस्पिटल यूनिफॉर्म पहनकर उन्हें एक एम्बुलेंस का जुगाड़ करने के लिए बोलो। जिसके बाद वो लोग मधु को अपने साथ ले जाते हैं आइस फैक्ट्री में और वहां उन्हें बर्फ में जमा हुआ ड्रग्स मिलता है जिसके बारे में उसने यूसुफ को नहीं बताया मगर पीछे वो लोग थोड़ा बहुत ड्रग्स छोड़ देते हैं। इसके बाद वो लोग उसी खंडर बिल्डिंग में मिलते हैं जहां वो लोग फिलहाल अभी हैं और वहीं पर वो सभी ड्रग्स छुपा देते हैं। वसंत कहता है मैंने रेशमा को बताया और मैं जानता था कि रेशमा पलट जाएगी और वो यूसुफ को यहाँ लेकर जरूर आएगी और उसका अब ये प्लान है कि वो यहाँ से नीचे कूद जाएगा। लेकिन अब उसकी टीम भी यहाँ पर है और बच्ची लोग भी है
तो वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो पीटर से पूछता है तेरा आर्मी नाइफ कहाँ है जिसका तू वीडियो बनाता था। फिर सारी बच्चियां बस में आकर बैठती हैं और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर पहुँचता है। यूसुफ उसे कहता है सारा खजाना और वसंत ऊपर है बिल्डिंग में। जैसे वो बिल्डिंग में एंटर करता है वसंत उस नाइफ से उस पर हमला करता है जो कि उसकी आंख में लगता है और वो लोग वहाँ से भागते हैं। वो यूसुफ के एक आदमी को ऊपर से नीचे गिरा देते हैं जिससे यूसुफ गुस्सा हो गया था। दूसरी तरफ एक लड़की बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी और जब रेशमा उस लड़की की मदद नहीं करती उसे हॉस्पिटल ले जाने में तो सभी लड़कियां रेशमा के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। यूसुफ के सामने वसंत बंदूक लेकर आ जाता है, इसलिए यूसुफ उसे कहता है यहाँ जो माल है आधा आधा बांट लेते हैं। तभी उनके बीच गन फाइट शुरू हो जाती और वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। लड़कियां रेशमा को बांध देती हैं और बिल्डिंग के अंदर आ जाती हैं। फायर डिपार्टमेंट के लोग आ रहे थे लेकिन उन्हें फिलहाल वहां पर कहीं भी आग देखने को नहीं मिल रही थी। एक आदमी मधु पर गोली चला देता है जिसके हाथ में लगती है। ये देखकर गुस्से में वसंत सिलेंडर पर गोली मारता है और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। अब फायर डिपार्टमेंट वाले सभी लड़कियों को नीचे ले जाने लगते हैं और मधु वापस अंदर चली जाती है वसंत को बचाने के लिए। लेकिन शाजिया कहती है बिल्डिंग गिरने में सिर्फ 7 मिनट बाकी है। जैसे ही मधु अंदर जाती है यूसुफ उसे पकड़ लेता है, मगर आखिर में वसंत यूसुफ को चाकू की नोक पर पकड़ लेता है और अब सिर्फ 4 मिनट बाकी है। वसंत महबूब से कहता है सभी को लेकर निकलने के लिए। उनके जाने के बाद यूसुफ और वसंत के बीच लड़ाई होती है और वसंत भी चाकू और बंदूक निकाल लेता है और उससे पूछता है कोई एक चुनने के लिए कि तभी पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और मधु चिल्लाने लगती है और सभी लोग काफी ज्यादा शौक में आ गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था वसंत मर गया होगा। लेकिन तभी मलबे से वसंत बाहर निकलता है और वो जिंदा था। अब अगली सुबह स्वाति ये न्यूज देख रही होती है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर बताता है कि रेशमा फाउंडेशन के नाम पर लड़कियों से गलत काम करवाती है और बिल्डिंग में दुर्घटना हो गई थी, सभी लोग मारे गए लेकिन लड़कियां सेफ है। रेशमा को अरेस्ट कर लिया गया है और उसी के साथ ड्रग्स भी बरामद हुई है। अब ये पता लगाना होगा कि आखिर इस सब के पीछे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी शामिल है। वसंत भी ये सब कुछ देख रहा था और वो अपनी छड़ी के सहारे बाहर जाता है और बकरे को अंदर लेकर आता है और यहाँ हम देखते हैं कि उसे पता चला था डंपिंग ग्राउंड में एक बकरी के पेट में खजाना मिलेगा। खजाना मतलब करोड़ों का बिटकॉइन वाला मेमोरी कार्ड। बकरी टट्टी करने लगती है और उसके बाद वसंत उस टट्टी में से चेक करने लगता है और उसे आखिर में मेमोरी कार्ड मिल जाता है जिससे वो सभी लोग खुश हो गए थे। फिर वो स्वाति को कॉल करता है और उसे कहता है यूसुफ मर चुका है, इसलिए मेरे पीछे मत आइएगा क्योंकि मुझे पता है आप जो फाउंडेशन चलाती हैं रेशमा के साथ वहाँ लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। अब कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वसंत अपने लिए एक नया अपार्टमेंट खरीदता है और वहाँ पर मधु की धूमधाम से गोद भराई होती है। उसके बाद वो एक जगह आता है और वहाँ पर उसके फोन पर बहुत सारे ताज़ा खबरें आने लगती हैं और वो अब परेशान हो जाता है और फोन को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। लेकिन जैसे वो जाने वाला था उसका फोन नीचे गिरा ही नहीं था और उसके फोन पर ताज़ा खबर की तरफ से फोन आता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये फोन है किसका, और इसी सस्पेंस के साथ ताज़ा खबर सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।